मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके मांसपेशियों में दर्द होता है और वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल ब्लीडिंग का कारण होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो यह बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सीरियस इशू है यह, कि अगर जिनको भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पहली बात तो इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब ही हो गया कि रक्तस्राव की डिजीज़, बीमारी, उस बीमारी को अगर किसी को पता चलता है किसी भी उम्र में, हालांकि या जब बच्चा टॉडलर स्टेज में होता है यानी जब रेंगना शुरू करता है, यह डिजीज़ तभी पता चल जाती है। लेकिन कई बार होता है कि बीमारी का परसेंटेज हमारे शरीर में कम होता है और हमें उस स्टेज में नहीं पता चलता, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद, किसी प्रकार की कोई भी चोट लगने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग होना यानी शरीर के अंदर रक्तस्राव का होना। अब इंटरनल ब्लीडिंग कहाँ होती है? उसके मुख्यतः जॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारा मेन जॉइंट होता है घुटने का जॉइंट, या हमारे पैर की एड़ी का जॉइंट, या कूल्हे का जॉइंट। बड़े जॉइंट्स होते हैं, इनमें सब में होता है। साथ में हाथ में कंधे का, कोहनी का और कलाई के जॉइंट, इन सब जॉइंट्स में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, शरीर का हर पार्ट और हर जॉइंट इन्वॉल्व होता है। और जॉइंट के साथ साथ मांसपेशियां भी बहुत बड़ा रोल रखती हैं इंटरनल ब्लीडिंग में। जैसे कि आपके पैर की मांसपेशी, बड़ी मांसपेशियां जो हैं, जैसे कि कूल्हे की मांसपेशी हो गई, या घुटना मोड़ने और सीधा करने की मांसपेशी, इसमें मरीज को ही फील होता है कि अंदर से कुछ रिसाव हो रहा है। उसमें रिसाव के बाद मरीज उस पार्ट को बचाने के लिए कई बार अपने उस पार्ट को बंद कर देता है, चलाना बंद कर देता है। उसमें सूजन आ जाती है, सूजन के साथ साथ उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है? तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे मरीज शुरुआत से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं कि यह लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है। यह बीमारी एक ऐसी है, हम इलाज तो करते हैं, साथ में जिस फैक्टर की कमी होती है, सबसे पहले मरीज को हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वह इस शरीर में होने वाले विकार की पहले तो जांच कराएंगे, जो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा होती है कि हमारे शरीर में किस प्रकार का फैक्टर कम है या ज़्यादा है। उसके बाद आता है रोल फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कि मुख्यतः हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने किसी भी प्रकार के मांसपेशी का या जॉइंट का मुड़ जाना, एक ही पोजीशन में रखने पे, या उनका कमज़ोर हो जाना, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ जो हम डेली अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं ना कर पाना, और जॉइंट में सूजन की वजह से कई बार यह लंबे समय तक रह जाती है, तो जिसकी वजह से भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ऐसे मरीज ख़ास तौर से जिनको भी ये हीमोफीलिया जैसी बीमारी की जांच हो जाती है, वह बहुत ही बचकर रहते हैं और बचकर रहना भी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी भी कहीं भी चोट लगने से या किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, किसी भी जॉइंट की ब्लीडिंग। एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने इंटरनल ब्लीडिंग की बात की, तो ये पेशेंट को समझ कैसे आएगा कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है? वो जॉइंट से या मसल से रिसाव शुरू हो जाता है, मरीज उस टाइम तक नहीं समझ पाता है, उसको बस ये फील होता है कि अंदर कुछ हो रहा है, साथ में वो टपकना स्टार्ट हो चुका होता है। यह सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इस बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी को रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जिनको यह बीमारी हो चुकी है और वह लेकिन अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरह से जी सके हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी का रोल स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर की एक एक मांसपेशियों की या जॉइंट की पहले तो असेसमेंट यानी जांच करना, कितना हमारा शरीर कार्य कर रहा है, कितना उस जॉइंट में हमारा डिफेक्ट हो रखा है, या कितनी हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आई है, उसे ठीक करना, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जीना, साथ में उसका पॉस्चर कैसे मेंटेन करना है। अगर जिस जॉइंट की ब्लीडिंग हो रही है तो हमें साथ में उसमें क्या सहायक क्या होगा कि जो प्रोटेक्ट कर सके, मतलब उसको बचा सके ब्लीडिंग ना। तो हम बाहर से घुटने में क्या नी कैप लगाना है या कोहनी में लगाना है, किस प्रकार का देना है मरीज को, यह हम एडवाइस करते हैं। साथ में अगर मांसपेशियों में कमजोरी ज़्यादा होती है तो हम मशीनों के माध्यम से मांसपेशियों की वापस ताकत को मेंटेन कर सकते हैं। और
इस तरह के मरीज को क्रायोथेरेपी एक होता है, जिसे कहते हैं कि बर्फ़ की सेकाई। लगातार हर मरीज जिनको भी ब्लीडिंग होती है, और शुरुआत की ब्लीडिंग या ब्लीडिंग किसी किसी मरीज में 24 घंटे चलती है, किसी में 72 घंटे और किसी में 3 से 4 दिन तक भी चलती है, तो इन मरीजों में क्रायोथेरेपी यानी बर्फ़ की सेकाई हर 2-2 घंटे में 10 मिनट के लिए बर्फ़ की सेकाई करने के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। अपने शरीर का हमें पॉस्चर कैसे रखना है, घुटने को, अगर घुटने से ब्लीडिंग हो रही है तो घुटने को कितना मोड़ना है और कितना सीधा करना है, यह भी हम एडवाइस करते हैं। साथ ही कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो हमारे पास बहुत ही लेट कंडीशन में आते हैं, जिन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है, हाथ पैर की मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं। तो ऐसे मरीज में हम बैलेंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं कि चलने में जो बैलेंस नहीं बन पाता मांसपेशियों की कमज़ोर होने की वजह से, वो भी सिखाते हैं। और गेट ट्रेनिंग कि कितना चलना है, गेट का मतलब चलना, कितना चलना है, एक पैर पे चल रहा है या दोनों पैरों पे पूरा वेट दे पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं तो हमें किस सहारे का ज़रूरत पड़ेगी, वॉकर की ज़रूरत है या स्टिक की ज़रूरत है, तो हम मरीज के अकॉर्डिंग यह बताते हैं।